देखिए लिक्विड सॉल्यूशंस किस टाइप का चैप्टर है? बताएंगे लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बताएंगे प्लीज एक बार। सर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस क्या होते हैं राणा, एक बार वापस। सर जिसमें सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट मिक्सचर। होता है। लिक्विड मिक्सचर और कुछ? सर सोल्यूट और सॉल्वेंट रहता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है और सर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, या होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट चलेगा। देखिए सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ solute and solvent is called solution। बहुत ही बढ़िया बात है। अब मुझे ये बताओ सल्यूट क्या होता है? सल्यूट क्या होता है? जो अपनी प्रॉपर्टीज यूज करता है। सर जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में पाया जाता है। और कुछ? सर जो अपनी प्रॉपर्टीज यूज करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। सर अपनी फिजिकल स्टेट यूज करता है। solution which loses its physical identity। ये मैं करा चुका क्या? हाँ सर। ये तो मेरी वाली मोल डेफिनेशन है। कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। बिल्कुल सही। मूल कंसेप्ट में द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which loses its physical identity is solute। सॉल्वेंट क्या होता है? द component which retains its physical identity चलेगा। in case if both solute and solvent are in same phase, then the minor contributor is solute and major contributor is solvent। मतलब सॉलिड भाई हमने क्या किया, A+H2O लिक्विड और A एक्वस लिक्विड है, तो ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। पर यदि मान लीजिए आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH लिक्विड प्लस H2O will give C2H5OH। C2H5OH मतलब एक्वस। तो अब इन दोनों में जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, if C2H5OH is major contributor,
then it is solvent. ठीक है, and if H2O is, or if H2O is major contributor, it is solvent. अब हमारे पास सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं. सॉल्यूशन हमारे पास 9 टाइप के होते हैं, 3 नहीं. ये कॉपी करिए, फिर 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं. जैसे ही कॉपी हो जाए वैसे बताना है ना. सर वो एक्वेस और लिक्विड दोनों आपने क्यों लिखा है साथ में? बताने के लिए लिखा है. एक्वस का मतलब है पानी. और लिक्विड
चलिए अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस करते हैं कि सॉल्यूशन को अपन किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अपन सॉल्यूशन को किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड on the basis of solute and solvent या फिर ऑफ बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent। वो दिख रहा है ना पूरा साफ साफ? हाँ सर। हाँ, solute, solvent, एग्जाम्पल। सल्यूट है आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसने टेक्स्ट लिखा? ये बनाया था क्या मूल कंसेप्ट में टेबल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सब बनाया है। ये बनाया अपन ने, एग्जाम्पल लिखे हैं इसके सारे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, सब लिखे। गुड हाँ सर। गुड, खत्म बात। चिट। यदि बनाया तो फिर क्यों बनाएंगे? मुझे यार याद नहीं है ना। यदि ये सब बनाया हुआ है तो फिर क्यों बनाएंगे? हो गया। देखिए मतलब ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके कंसंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से, और अपने पास टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, 9 या 8। इसके अंदर एक आती है परसेंटेज W/W, दूसरी ग्रेडली आती है मोल कॉन्सेप्ट में लिखा है। अरे पढ़ाया है, मुझे मालूम है भाई, यही तो मूल कंसेप्ट में पढ़ाया है, आखिरी के 4 लेक्चर यही होता है। अभी मेरे को कम से कम लिखने दे, ये मुझे मालूम है, ये मैंने पढ़ा है सच्ची। तीसरा परसेंटेज V/V, चौथा मोलैरिटी, पांचवा मोलैलिटी, छठा मोल फ्रैक्शन, सातवां परसेंटेज ppm, आठवां ppb। इन 8 में आपको कोई डाउट है तो बताइए। खास तरह से डाउट्स कहां पूछ रहा हूं मैं? कन्वर्जेंस में। यदि आपको कन्वर्जेंस में कोई डाउट है तो बताइए, जहां पर आप एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। खास तरीके से जो मुझे इंटरेस्ट है वो है परसेंटेज W/V टू मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच के रिलेशन, तीसरा मिक्सिंग, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच के रिलेशंस।
क्या इनमें से आपको कोई डाउट है? निनाद भाई बोल अब। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वाला। ठीक है। कन्वर्जेंस के बिना सर अभी अपना। सर हाँ बोल। मिक्सिंग क्या है वो के क्वेश्चंस है क्या जो किए हाँ थे? मतलब दो, एक सोल्यूशन 1 लिया, सोल्यूशन 2 लिया, n1 v1 प्लस n2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 वाला। वो आता है। अरे वो आता है आयनिक में, अभी तो करवाया है वापस वो से। कन्वर्जेंस आता है। हाँ ठीक है। अब एक मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का मेरे को निनाद ने पूछा है, यदि किसी को और कोई पूछ रहा है तो वही पूछ सकता है। ये 12th बोर्ड में है, ये पॉइंट ये है। और मैं कन्वर्जेंस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्जेंस मेरे को लगेंगे जब मैं आगे के क्वेश्चंस आपको दूंगा, पर मेजॉरिटीज आपको आती होंगी क्योंकि पूरा आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में खूब मोलालिटी मोलालिटी लगती है। भाई यदि आपको कभी भी मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा ही आसान तरीका है। क्या कर सकते हो? यदि आपको मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा ही आसान तरीका है। कैसे? लेट लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी 1 kg। जैसे ही आपने ये एज्यूम किया 1 kg, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये मोलालिटी के बराबर हो गए। ठीक है। तो अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1000 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड मोल्स मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट। ठीक है निनाद? ठीक है, हाँ सर। बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके बताइए। 1300 ग्राम 5 मोलल urea solution is mixed with 2360 ग्राम of 3 मोलल यूरिया solution. Find out molarity of final solution if density is 1.2 ग्राम पर ml। कॉपी करिए, सॉल्व करिए, बताइए, फिर सीधा मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे चला जाऊंगा। जो एक्चुअली सॉल्यूशन से पढ़ना है उस वाले पे चला जाऊंगा। सर मोलर मास ऑफ यूरिया क्या है? यूरिया का मोलर मास है 60। तो डेंसिटी 1.2 है ना? तेरे को क्या दिख रहा है? पॉइंट नहीं दिख रहा अभी दिखा? सर।
सर 3.5 कुछ है क्या? सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने वैसे तो वही क्वेश्चन बना दिया वैसा है। नहीं सर गलत है वो, एक मिनट। सर वो डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है ना? हाँ हो गया है। अरे क्वेश्चन हुआ। अमान। हाँ सर हुआ क्वेश्चन। सर 2 मिनट। ठीक है। सर अब तक सारे अलग अलग आंसर्स आए। तो क्या करूं, ढोल बजाऊं? हाँ चलिए हो गया, बस अब मैं सॉल्व कर देता हूं। इधर समझिए भाई, आप
शायद बहुत ही बेसिक बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। यदि आप ये सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि 1300 ग्राम 5 मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि यदि लेट मोल्स बी एक्स, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू एक्स इंटू 1000 डिवाइड बाय 1300 माइनस 60x। इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, तो 5 मोल है यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ पे सर इधर, हाँ एक्स की वैल्यू 5 आएंगे ना ऊपर। हाँ, मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 मोल आ जाएगी। दूसरी तरफ 2360 ग्राम ऑफ 3 मोलल सोल्यूशन है। तो आप जब इसको करोगे कि भाई लेट मोल्स बी वाई, तो 3 इक्वल्स टू वाई इंटू 1000 डिवाइड बाय 2360 माइनस 60y, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, पहले तो ये आ जाएगा, मतलब टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके पास 11। अब आप जब मोलारिटी निकालना चाहोगे तो 11 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना है? टोटल मास है 1300 प्लस 2360, मतलब 3660। तो ये 3660 डिवाइड बाय 1.2, तो मोलारिटी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया 11 इंटू 120 डिवाइड बाय 366। आंसर जो भी कुछ आता है। आपका भी यही आया क्या? हाँ सर 3.6 आ रहा है फाइन। जो आ रहा है, जिसका भी ये आ रहा है उसका सही है, जिसका ये नहीं आ रहा है उसका ये गलत है। सिंपल। ठीक है, अब इसमें जो कॉपी करना है कॉपी कर लो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। हो गया कॉपी जो कुछ करना था, या फिर कुछ बचा है? हो गया सर। हो गया सर।
क्योंकि यार मैं वैसे भी क्लास 5-10 मिनट पहले छोड़ूंगा। चलिए, अब अपने को जो इस चैप्टर में पढ़ना होता है वो पढ़ने होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब जिनका सॉल्वेंट लिक्विड है। अब सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारे पास सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है गैस, सॉलिड या लिक्विड। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सर आप तो फ्रीज सब दो, कहाँ पे फ्रीज दूं? टॉपिक ही हेडिंग पे। लिखा है बस आपने। लिक्विड सॉल्यूशन लिख रहे हो आप? अब आ गया। यार मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज रहा हूँ यार, मुझे मिल नहीं रहा है। सर नहीं है सर। क्या नहीं है? सर सोल्यूशन सर। प्रॉब्लम का है ना? है। कल मैं कल भी मैं खोज रहा था, मुझे मिला नहीं। यहाँ पे सब कुछ बंद है, इसलिए नया कैमरा ढूंढ रहा हूँ जिसका इनपुट मैं ले सकूं डिवाइस बना के। क्या छोड़ो। हाँ, तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस, सॉलिड लिक्विड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी आ गया ना वापस में? हाँ सर, अच्छे हाँ से सर। चल। हाँ, तो सबसे पहला जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। पढ़ना है सबसे पहला गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में का ये मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है ही। ये जब अपन इसको डिसॉल्व करते हैं, आप इसके एग्जांपल तो जानते ही हैं गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के 3 एग्जांपल बता दीजिए प्लीज। सर CO2 in water, और दूसरा? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। CO2 इन वाटर हो गया। दूसरा? या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक ही बात है? दूसरा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तीसरा? तीसरा? अरे यार ऐसा बोल दे सर N2N शेविंग वाटर, क्रीम है। SO2N वाटर, कुछ भी चलेगा ना। क्या शेविंग हो गया? क्रीम है। Cl2 in water। Cl2 इन वाटर सब चलेगा। कोई सी भी गैस को पानी में डाल देने का बस सोल्यूशन बन जाएगा। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कितना अच्छा कितना बेकार, वो तो अपन बात ही नहीं कर रहे। खैर, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन है सल्यूट, और माई सल्यूट है गैस। अब ये जो भी कितनी भी गैस होगी, जो गैस डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन के अंदर, वो डिटरमाइन होती है हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ क्या बोलता है समझिए। अमाउंट ऑफ गैस dissolved in solvent is directly proportional to its partial pressure over liquid surface। या तो इस फ्रेम में लिखा जाएगा या फिर ये लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन surface of solution is directly proportional to
2 its mole fraction in solution. मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन की जगह पर अमाउंट इन सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से लिखा जाता है, कुछ बुक्स ये लिखती है, कुछ बुक्स ये लिखती हैं। अपने काम का ज्यादा ये है क्योंकि एनसीईआरटी ये लिखती है, ठीक है, पर क्वेश्चन बनाते वक्त दोनों लिखे जाते हैं। इसीलिए यदि डिफॉल्ट दे रखा है तो ये यूज करना है, डिफॉल्ट नहीं दे रखा है तो ये यूज करना है। जरा समझिए, मतलब इसका मतलब क्या आता है, इसका ये मतलब आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये सेकंड वाले का मतलब है, और पहले वाले का मतलब होता है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बात तो ही की है, कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये है हेनरी लॉ का स्टेटमेंट। और या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि एक्स गैस इक्वल्स टू के एच एच रिफर्स टू हेनरीज कांस्टेंट पी। इनमें क्या अंतर है, इस ये जो चीज है इसको अपन ने बोला है हेनरीज कांस्टेंट, और यहां पे इसकी जो यूनिट है वो है एटीएम या बार या टॉर, और जबकि यहां जो यूनिट है हेनरीज कांस्टेंट की वो है एटीएम इनवर्स या बार इनवर्स। तो जब भी कभी आपको यूनिटलेस दिया हो और आपको नहीं समझ में आए कौन सा वाला रिलेशन यूज करना है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ये डिफॉल्ट है, और ये डिफॉल्ट डिसाइड करने वाला सिद्धार्थ सेठी नहीं है, ये डिफॉल्ट डिसाइड करने वाला एनसीईआरटी है। बाकी हायर लेवल बुक्स के अंदर दोनों ही फ्रेम में लिखा हुआ होता है, और दोनों ही फ्रेम में उसको हेनरीज कांस्टेंट देके ही लिखवाते हैं, ठीक है। आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा होएगा? क्वेश्चन फाइंड आउट moles of CO2 dissolved in 1 liter water if partial pressure of CO2 is 0.8 atm and kH is 10 raised to power is 8 into 10 raised to power 4 atm। अब आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है ये कौन डिसाइड करके दे रहा है? आपको केएच की यूनिट्स डिसाइड करके दे रही हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि प्रेशर इक्वल्स टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन, मतलब 0.8 इक्वल्स टू केएच 8 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू इंटू मोल फ्रैक्शन, और इंटू मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ वाटर, NCO2 प्लस N वाटर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 5। अब आपको मालूम है कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 55, ये 1000/18 होगी, तो 55.5 है, तो NCO2 बहुत कम होना चाहिए, तो इसको नेग्लेक्ट मार दीजिए। वही जो आपने इतना आयनिक में पढ़ा है उसके हिसाब से NCO2 हो जाएंगे 1000/18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? Yes, sir. कॉपी। देखिए इस चैप्टर में बहुत दम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है और बहुत इजी चैप्टर है। मतलब
जैसा आपको सॉलिड स्टेट सॉल्व करते वक्त एहसास हो रहा है ना एन अवस्थी में, वैसा ही कुछ इसके लिए एहसास होता है कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं पूछने के लिए या करने के लिए। इजी चैप्टर काउंट किया जाता है ये हिस्टोरिकली। हाँ, कुछ बच्चे इसको अनवांटेडली डिफिकल्ट बना लेते हैं नहीं पढ़ के, वो एक अलग बात है। सर बोल। सर हेनरीज लॉ में क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली टू इट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली लिख दिया क्या भावुकता में? सर और नीचे भी लिखा है और वाले में, पार्शियल ऑफ गैस। सर पार्शियल ऑफ गैस लिख दिया आपने। यही प्रॉब्लम होती है, जब ज्यादा दिमाग होता है ना तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। आप जो सोच रहे होते हो वैसा लगता है कि आपने लिख दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, पर आप सोचते रह जाते हो क्योंकि दिमाग ज्यादा होता है ना। सर बोल भाई। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन 12 वाटर, मतलब क्या है? अरे 1 लीटर वाटर है, वो टेल दिख रहा है तेरे को? सर वही क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज है क्या वो? हाँ इज है वो।
हो गया सर। तुला चलिए आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। सर वो 1000 क्या लिखा है? सर 1000 का किसने लिखा है? अरे खुद सॉल्व कर ले यार। वो एन CO2 निग्लेक्ट मारा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, NH2O की वैल्यू 1000/18 होगी। हाँ हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, देखिए अब फॉर हेनरी लॉ टू बी एप्लीकेबल क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सर आप फ्रीज हो। कहां पर? बॉडी में सर टाइम आपने अभी तक आधा बोर्ड भी रब नहीं किया है। बोर्ड के बीच में। हाँ सर, हो गया अभी अचानक से पूरा ही पूरा बोर्ड दिख रहा है सर। जादू हो गया ना। चलिए आपने दिख रहा है। सबसे पहली बात, अब हेनरी इज लॉ। अरे यार ये क्या हो गया, ये स्क्रीन ही गायब हो गई। हाँ वापस आ गया मैं। समझिए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ ये किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहली चीज, गैस मस्ट नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, मतलब गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट से। जैसे आप यदि HCl गैस के लिए लेना चाहो, मतलब किसी भी ऐसी गैस के लिए जो पानी से रिएक्ट करता है, कि वो नहीं हो सकती है। अमोनिया यदि आप पानी के अंदर डालोगे तो ये NH4OH बनाएगी, तो इसीलिए हेनरी लॉ अमोनिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है पानी में, नॉट एप्लीकेबल फॉर अमोनिया से इन वाटर।
CCl4 में है। दूसरा, गैस मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन वाटर इन सॉल्वेंट। मतलब ये HCl के लिए भी नहीं, क्योंकि आप HCl को पानी में ऐड करेंगे तो वो H++Cl- बनाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl। तीसरा, दिस लॉ डज नॉट hold true for highly concentrated solutions। तो मॉडरेट कंसेंट्रेशन तक वर्क करता है, बाकी हेनरी लॉ वर्क नहीं कर रहा होता। क्लियर है ये चीज? सर कॉपी करना है क्या? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली यार। बिना डेटा के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाते हैं, फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। At a particular temperature and 1 atm pressure, the volume of O3 dissolved in 1 liter water is V। Find out volume of O3 if O3 dissolved in 5 liter water at 5 atm। बताइए, ये कॉपी करिए, फिर वो क्वेश्चन करिएगा। वेटिंग, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वेरिएशंस नहीं होते हैं, कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा, बस हाँ थोड़ा सा इधर उधर की नौटंकी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे नौटंकी के तौर पे, और फिर ये खत्म हो जाएगा। सर टेम्परेचर सेम है ना? क्या? हाँ टेम्परेचर सेम है।
सर बोलो। सर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हो क्या जाता है कि वो नहीं कर पाता? भाई ये इस चीज से रिलेटेड है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन में जाने के बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए, जबकि जब वेरी हाई कंसंट्रेशन में होगा तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। हाँ सर। सर बोल भाई। सर इसको परसेंटेज v बाई v इक्वेट करके कर सकते क्या? तो जैसे मन करे वैसे कर। चलिए, किसी का कुछ आंसर आया क्या? हाँ सर, दो आंसर है, कितने? 25v और एक 5v। चलिए, आंसर आएगा 5v। बिल्कुल आंसर आएगा 5v।
क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको क्या मालूम है भाई, 5 एटीएम पर कोई ऐसा है इसका आंसर कुछ और आया 5V के अलावा? 25V कितने लोगों का है? सर मेरा आया बस। तेरा 25V आया, क्यों? क्योंकि प्रेशर 5 एटीएम हो जा रहा, तो मोल फ्रैक्शन भी इंटू 5 हो जाएगा, और फिर 5 लीटर वॉल्यूम है तो और इंटू 5 हो जाएगा, तो 25V डिसॉल्व होगा। पर समस्या क्या है, तू एक बहुत छोटी सी बात नहीं वो नहीं कर पा रहा है कि प्रेशर 5 एटीएम है, तो जो मोल्स होंगे ना, मोल्स 25 टाइम्स हो जाएंगे, मास 25 टाइम्स हो जाएगा, पर प्रेशर भी तो 5 टाइम बढ़ा दिया। हाँ सर समझ गया। भाई समझ, ये क्या होगा, V का 25V होगा एट 1 एटीएम, 5 एटीएम पे कितना हो जाएगा 5V, 25/5। तो बेसिकली आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन से खेलना चालू किया है। इसका यदि प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसा जाएगा, समझिए। आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन x इक्वल्स टू के एच इंटू, या फिर p इक्वल टू के एच इंटू एक्स, 1 इक्वल्स टू के एच होगा इंटू इसके मोल्स आया, इसका वॉल्यूम v डिवाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब 1000/18। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ 5 इक्वल्स टू के एच इंटू V2 डिवाइडेड बाय, अब ये भी 5 एटीएम के ऊपर मोलर वॉल्यूम भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइड बाय 5 इंटू डिवाइड बाय 1000/18 इंटू 5, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आखिर में जो V2 आ जाएगा वो 5V1 आ जाएगा। आर वी क्लियर? सर वो मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 5 क्यों होगा? भाई पहले 1 एटीएम के ऊपर ढूंढ रहा है, 22.4 है, तूने यदि प्रेशर बढ़ा दिया तो मोलर वॉल्यूम भी तो गिर जाएगा। हाँ सर। सर आपने सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, वो 1000/18 इंटू 5। भाई 5 लीटर पानी हो गया ना। हाँ सर वो 8 दिख रहा था इसके। बोलो। परसेंटेज V/V इक्वेट करने वाला तरीका लेजिट है क्या? नहीं, कोई तरीका लेजिट नहीं है। परसेंटेज V/V मैंने डिसॉल्व करने को बोला ही नहीं, जब तक तो प्रेशर उसके अंदर, तो फिर प्रेशर वेरिएशन कहां से लाएगा। चलिए, सबका एक कॉपी हो गया, मिटा दूं? हाँ सर। जिसको जो कॉपी करना है जल्दी कॉपी करो। मिटा दे रहा हूं।
समझिए अब KH एक तरह का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। यदि KH की वैल्यू बढ़ेगी और प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और KH की वैल्यू बढ़ी तो सीधी सी बात है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। Therefore, if temperature is increased, solubility of gas in water decreases, वो डिक्रीज करती है, ठीक है। solubility of gas in water decreases, mole fraction decreases, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब इसकी एप्लीकेशन क्या आती है? सबसे पहली बात, एक और चीज, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। ये दोनों चीजें एविडेंट है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या आती हैं? चलो, CO2 is bottled in carbonated drinks at higher pressure, at high pressure and low temperature। तो जो CO2 कार्बोनेट ड्रिंक्स के अंदर डाली जाती है वो बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डाली जाती है। एक सवाल पूछना है, तो आप लोगों में से कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? अब क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक का मतलब पेप्सी, थम्स अप, ये वाला पानी वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठीक है। अभी पीता हूं, अभी पी रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अमान जी आप पी रहे हैं तो फिर आपसे बात, कभी गरम कोल्ड ड्रिंक पिए क्या? हाँ सर, बहुत गंदा टेस्ट है। बहुत गंदा टेस्ट आता है, क्यों? ऐसा उसमें फिज नहीं रहता, खुशका एग्जैक्टली लगता है। ओहो, 1 साल हो गया पी के, ओहो। सही है सर, यहाँ इंसान को 11-12 साल हो गए कोल्ड ड्रिंक पिए, वरना एक वक्त मेरा स्टेपल डाइट हुआ करता था कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और लेस, ये मेरा स्टेपल डाइट था। एक हफ्ते में 4 दिन डिनर यही होता था, 2 पैकेट लेस और एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक। खैर कोई बात नहीं। तो पॉइंट ये है कि भाई CO2 इज बॉट, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल, यदि कॉलेज जाने को मिलेगा तो, वरना अभी का तो हालत ये है कि सबका कॉलेज घर पे ही हो रहा है, बेचारे 2 साल से घर पे ही रखे बैठे हैं, उनको अभी तक कॉलेज का एंट्री नहीं मिला है। हाँ, पॉइंट समझिए, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अरे यार कोई बात नहीं है सर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी और CO2 गैस जो होगी वो लिक्विड से बाहर निकल जाती है। इसीलिए हाई टेम्परेचर, मतलब इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स आर बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, जिससे कि उनका टेस्ट रिटेन रहता है। वो जो टेस्ट का अंतर आता है ना, वो टेस्ट का अंतर सिर्फ वो जो CO2 का जो अमाउंट है उसकी वजह से आता है। यदि आप CO2 निकाल दे तो आपका जो चीज रियलाइज करने का तरीका है वो हल्का सा कड़वा हो जाता है। समझ में आया? यदि आप में से किसी को लगता है, आप में से किसी को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, वो घटिया वाले ऐड देखते हैं या देखा है जिन्होंने कि कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये टॉयलेट क्लीनर है, देखिए, है कोई आप में से वैसा? वेरी गुड।
ऐसा जो भी कोई है वो ऐसी गलतफहमी छोड़ दे। टॉयलेट ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज ऑफ इट्स हाई शुगर कंसेंट्रेशन। उसका शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। तो बेसिकली जब तक उसमें गैस होती है, हाँ मितुल वाई, मितुल वाई, हाँ बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही बात है, शुगर कंटेंट बहुत है। टूथ डिके होता है बस शुगर एंड कैफीन। तुम लोगों का ना एनलाइटमेंट नहीं हुआ है। कैफीन कब से बुरा हो गया? मतलब दुनिया में जो सबसे शानदार चीज बनी है, मतलब जो इकलौता ऐसा है जो बना है, वो है कॉफी। कैफीन बुरा है यार, सॉरी, आई डोंट एग्री टू दिस, बट स्टिल ठीक है। तो कोई वैसा नहीं है, बट हाँ वैसा कोई और इशू नहीं है। टूथ डिके तो हर चीज से होगा यार, जो भी चीज तू खट्टी पिएगा उससे टूथ डिके होगा ही होगा। नींबू से भी टूथ डिके होता है, नींबू खाना बंद कर दे। टमाटर से भी टूथ डिके होता है, वो भी खाना बंद कर दे। कोई भी खट्टा आइटम खाना बंद कर दे, क्योंकि वो टूथ डिके करता है। और क्यों टूथ डिके करता है? क्योंकि वो एसिड होता है, हर एसिड टूथ डिके करता है। ठीक है, तो ये है दूसरा। पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट, O2 content in water bodies is higher in colder regions. Therefore, their biodiversity is high. Their biodiversity is high. तो कोल्डर रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। भाई जो इकलौती लिमिटेशन बायोडाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करती है वो क्या होती है? मतलब एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, वो क्या करती है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। यदि आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो उनको कैसी समस्या, फिर तो लाइफ इज ओके ओके। तो इसीलिए कोल्डल रीजन्स के अंदर पानी, वो जो प्लांट्स एनिमल्स उगते हैं वो ज्यादा होते हैं। आगे नेक्स्ट समझिए। थर्ड, डीप सी डाइवर्स या गैस सिलेंडर्स of deep sea divers is diluted with helium as undersea pressure increases and therefore solubility of air in blood increases. ठीक है, which leads to pain while coming up. ठीक है, therefore helium is added which has very low solubility. भाई बेसिकली क्या है ना, आप अंदर गए पानी के 10 मीटर पे एक एटीएम पानी हुआ था। आप डीप सी डाइविंग का मतलब है 50 मीटर अंदर गए, 5 एटीएम पानी है। 5 एटीएम पानी है तो क्या होगा कि यदि पहले आपके अंदर 1 मोल डिसॉल्व हो रहा था गैस का, तो 5 मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर उसका वॉल्यूम नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसे ही आप ऊपर आओगे तो प्रेशर बहुत तेजी से कम होगा, और उतनी तेजी से आपका ब्लड एक्सचेंज नहीं, मतलब जो एयर एक्सचेंज है वो नहीं हो सकता है। एयर एक्सपैंड करेगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो फटने को होंगी, और वो फट जाएंगी, और इंसान या फिर उसको बहुत ज्यादा पेन होएगा। तो क्या करते हैं,
वो जो गैस सिलेंडर होता है ना, उस गैस सिलेंडर में हीलियम डाल देते हैं। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के साथ हीलियम डाल देते हैं। हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है ब्लड के अंदर, इसीलिए चाहे प्रेशर बढ़ भी जाएगा तो सॉल्युबलाइज नहीं करेगा, और सॉल्युबलाइज नहीं करेगा ब्लड में तो वैसा पेन किसी को एक्सपीरियंस नहीं होएगा। समझ में आ गया? अब नोट, solubility of gas in water or solvent depends on A value। A value का मतलब है कि वो कितना अट्रैक्शन शो करता है या करती है। तो हायर A value means higher attraction, means more solubility। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। मुबारक हो साहब, गैस इन लिक्विड खत्म, गैस इन वो खत्म। अब अगला कल लिक्विड इन लिक्विड चालू करेंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, पर वो होएगा नहीं, 1.5 क्लास का टॉपिक है, 1.5-2 क्लास का। चलिए पढ़ लीजिए इसको, सर ये कितने कर लेक्चर का लीजिए। टॉपिक है? यार डिपेंड करता है बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यदि अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो 4 में भी खत्म होता है, 3.5 में भी होता है। मतलब कुछ कुछ रिपीटर्स बैच में तो हम 3-3.5 लेक्चर में भी करते हैं। रेगुलर रूटीन में 4-4.5 लेक्चर तक चलता है। यदि बैच स्लो होता है तो 5-5.5-6 लेक्चर भी जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बैच। सर प्लीज थोड़ा साइड में मुझे। सर आप इसका सर फोटो सर वो हाँ। ए रियल गैस इक्वेशन वाला है क्या? कौन सा है? हाँ, रियल गैस इक्वेशन वाला है। ए बहुत छोटा होता है हीलियम का, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब इसमें एक ही टॉपिक है जो मेहनत वाला है, और वो है डिस्टिलेशन। बाकी सब तो आसान आसान से हैं। बाय बाय। सर 1 मिनट।